को आमंत्रित करता हूं, आकर आप अपनी बात रखें। डॉक्टर मनीष मिश्र। धन्यवाद सर। आपसे अनुरोध है कि मुझे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे दीजिए। हाँ, दिया गया है सर, दिया गया है। आप सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष मिश्र, केएम अग्रवाल कॉलेज कल्याण से, और आज आदरणीय मोरवाल जी की उपस्थिति में उन्हीं के उपन्यास शकुंतिका पे अपनी थोड़ी बात रखना चाहता हूं। सर खुद अध्यक्षता कर रहे हैं, थोड़ा संकोच भी है, लेकिन पाठ्यक्रम में जैसे निर्धारित है, इसके पहले भी एक बार शकुंतिका पे बात करने का मौका मुझे आदरणीय गुरुवर डॉक्टर अनिल सिंह के माध्यम से ही मिला था। लेकिन पाठ्यक्रम में जब हम लोग उपन्यास की चर्चा करते हैं तो वो पूरा परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से बदल जाता है, और अब जबकि पाठ्यक्रम बन चुका है, निश्चित तौर पे हम लोग जो महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि हमारे ज्यादातर विद्यार्थी मराठी भाषी हैं, वो दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ते हैं। तो जिस तरह की उपन्यासों की हमको जरूरत थी, जो विद्यार्थियों को सहज लगे, सरल लगे, और जिसका संदेश वो ज्यादा आसानी से आत्मसात कर सकें, मुझे लगता है उस दृष्टि से इस उपन्यास का चयन बहुत ही सुंदर रहा। उसके लिए मैं हमारे मुंबई विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज के तमाम लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसी साल जनवरी 2020 में प्रकाशित मोरवाल जी के इस उपन्यास को पाठ्यक्रम में रखा, और हमारे विद्यार्थी निश्चित तौर पे इससे लाभान्वित होंगे। आदरणीय मोरवाल जी के बारे में बताऊं, आपका जन्म 23 जनवरी सन 1960 को नगीना, जिला मेवात, हरियाणा में हुआ। आपने हिंदी में एमए किया एवं पत्रकारिता में आपने डिप्लोमा किया। आपके प्रमुख उपन्यासों में काला पहाड़, जो कि 1999 में आया, बाबल तेरा देश में 2004, रेत 2008, तथा जो 2010 में वह उर्दू में अनुदित होकर हमारे बीच आया, नरक मसीहा 2014। इसके अलावा एक दो उपन्यास जिनका जिक्र मैं यहाँ पे करना भूल गया, उसमें वंचना और सुर बंजारन, विशेष तौर पे सुर बंजारन बहुत पॉपुलर हुई, और उसकी तमाम व्याख्याएं हम लोग पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहे। तो ये उपन्यास साहित्य आपका। इसके अलावा सिला हुआ आदमी 1986, सूर्यास्त के पहले 1990, 80 मॉडल उर्फ सूबेदार 1994, सीढ़ियां, माँ और उसका देवता 2008, लक्ष्मण रेखा 2010, तथा 10 प्रतिनिधि कहानियां 2014 में आपकी प्रकाशित हुई। दोपहरी की चुप आपका कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा बच्चों को लेके और व्यंग को लेके भी आपने लगातार संपादन और लेखन का कार्य किया। तमाम सम्मान और पुरस्कार की एक लंबी श्रृंखला मुझे इधर उधर पढ़ते हुए देखने को मिली। सभी का तो जिक्र यहाँ पे नहीं कर पाया, लेकिन श्रवण सहाय अवार्ड 2012, जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2010, इंदु कथा यूके द्वारा इंदु शर्मा कथा सम्मान 2009। इसके अलावा हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से लगातार आप कई बार 2004 में, 2006 में आप लगातार सम्मानित हुए। पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा मद्रास का राजा जी सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ। तो ये बताता है कि समय समय पे आपकी कृतियों को लेके, आपके लेखन को लेके समाज और शासन सजग रहा है, और ये सारे पुरस्कार कहीं न कहीं उसकी घोषणा करते हैं कि किस तरह से उनके महत्व को लोगों ने रेखांकित किया। प्रस्तुत उपन्यास शकुंतिका, ये जो शीर्षक है, शकुंतिका वस्तुतः एक चिड़िया का नाम है जो शुभ मानी जाती है, और यहाँ पे शकुंतिका जो है वो एक विश्वास की परंपरा का निर्माण कर रही है। हमारे समाज में जिस तरह से बच्चों के अंदर मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियों के अंदर जिस तरह का भेद बना हुआ है, उस भेद को कहीं न कहीं पाटने की कोशिश इस शकुंतिका उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार करते हैं, और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सारी बातें जिनको लेकर हम लोग लड़कियों को कमतर आंकते रहे हैं, अब शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा लड़कियां लड़कों से कहीं आगे निकल रही हैं, और वो परिवार के लिए, माता पिता के लिए, उनके जीवन में आने वाली परेशानियों को लेके
बहुत हद तक लड़कों से बेहतर तरीके से उनका साथ देती हैं और बुढ़ापे में उनका सहारा भी बनती हैं। शकुंतला आपका नवीनतम उपन्यास है, जैसा मैंने बताया कि इसी साल जनवरी में यह प्रकाशित हुआ। उपन्यास का कथानक सपाट और भाषा एकदम सहज और सरल है, जो कि अगर हम अपने विद्यार्थियों की दृष्टि से सोचें तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको इसकी भाषा बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी। वो बड़े आराम से जो है कथानक के साथ अपना तारतम्य बना लेंगे। यह छोटा सा उपन्यास भारतीय समाज की उस धारणा में आए बदलाव को रेखांकित करता है जो लड़कियों को लड़कों से कमतर आती रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाएं हरियाणा से शुरू हुई। मैं फिर याद दिला दूं कि सर खुद हरियाणा से हैं। यह वही राज्य है जहां लड़के लड़कियों का अनुपात पूरे देश में सबसे खराब रहा। एक समय विवाह के लिए दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाने के लिए यह समाज मजबूर हुआ। दूसरे समाज से आई हुई लड़कियां यहाँ पारो कहलाई और पारो का जो वर्ग बना, मतलब उस समाज में ही पर प्रांतीय औरतों का जो एक वर्ग बना और उससे जो सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव उस समाज में आए उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया और हम सब लोग समय समय पर उन सारी चीजों को पढ़ते रहे। इसी राज्य से जुड़े मोरवा जी अगर शकुंतला जैसे उपन्यास को लिखते हैं तो निश्चित तौर पे ये समाज की उसका जो सच्चाई की पृष्ठभूमि ही रही होगी जिसने उन्हें ऐसे विषय को चुनने के लिए मजबूर किया होगा। और इसके पहले भी मैंने जैसे एक बार इशारा किया था कि इस तरह के उपन्यास जब लिखे जाते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं जैसे मोरवाल जी महिला बाल कल्याण विभाग और उन सारी जगहों से जुड़े रहे तो कहीं न कहीं वो भी प्रेरणा देते हैं कि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना माननीय प्रधानमंत्री ने हरियाणा से ही शुरू किया, तो कहीं न कहीं वो सब भी इसके लिए एक तरह का प्रोत्साहन का काम करती हैं और लेखक इस तरह के विषयों को चुनकर उनके कुछ लिखने के लिए अग्रसर होते हैं। मनोज दशा ही इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। कहने का तात्पर्य कि अगर आप पूरे उपन्यास को पढ़ेंगे तो एक ही कॉलोनी में रहने वाले दो परिवार हैं और उन दो परिवारों की जो दो मुख्य स्त्रियां हैं, दुर्गा और दूसरी स्त्री जो है, उनकी जो मनोदशा है वो मनोदशा ही मानो इस पूरे उपन्यास को आगे बढ़ाती है। और ये उपन्यास पढ़ते समय मुझे अमरकांत का उपन्यास इन्हीं हथियारों से अक्सर याद आता रहा। हालांकि अगर पृष्ठभूमि देखें तो ये अमरकांत के ग्राम सेविका जैसे उपन्यासों की तरह ही लिखा गया है, लेकिन इन्हीं हथियारों से इसलिए क्योंकि इन्हीं हथियारों से उपन्यास में जैसे कोई केंद्रीय पात्र नहीं है, वो पूरा का पूरा परिवेश ही जो है उसका केंद्रीय पात्र हो जाता है। ठीक उसी तरह इस उपन्यास में दो परिवार हैं, एक दुर्गा और अग्रसेन का, जो कि जिनके पास 4 पोते हैं और वो अपने पोतों पे इतराते हैं। दूसरी तरफ वो परिवार है जहाँ पे पोते नहीं है, सिर्फ पोतियां हैं, 3-3 पोतियां हैं और उन पोतियों को लेके कहीं न कहीं उनको ये दुख रहता है कि उनके जीवन में अगर एक पोता होता तो शायद अच्छा होता। लेकिन समय के साथ-साथ जैसे समय बदलता है, दुर्गा खुद ये सिद्ध करती है कि नहीं, पोते जहाँ पे हैं वो तो कौरवों का घर हो गया है। अगर पोतियां रहें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से परिवार को भी देखेंगी और वो एक गर्व का कारण बनेगी। और वो पोतियों से इतना प्रभावित होती हैं कि दुर्गा आगे से चल के जब इस परिवार में एक बच्चे को गोद लेने की बात आती है तो वो इस बात पे जोर देती है कि गोद जो बच्चा लिया जाए अनाथालय से वो लड़का ना हो के लड़की हो। अब ये परिवार के लिए फिर एक बड़ा ही अग्रगामी और क्रांतिकारी कदम था कि जिस घर में पहले से ही 3 पोतियां हैं उसमें किसी बेटे को न लेके किसी बेटी को ही पुनः जो है गोद लिया जाए और उसको लेकर दुर्गा जो है अपने तर्क रखती हैं। दुर्गा लड़कियों के पक्ष में बहुत तीव्र गति से खड़ी हुई दिखाई देती हैं और वो इस सहमति और के विचार में सबसे बड़ी सूत्रधार भी हैं। वो अपने अनुभवों के आधार पर भगवती को पोतियों के महत्व को समझाती हैं। इस तरह दुर्गा और भगवती का व्यक्तिगत अनुभव संयुक्त रूप से लड़कियों के पक्ष में दिखाई पड़ता है। वह भगवती से कहती है, भगवती उनसे जाकर पूछो जिनके लड़कियां नहीं हैं। अब हमारे यहाँ देख लो, सारी की सारी कौरवों की फौज पैदा हो गई है। मैं तो ऊपर वाले से रात दिन यही विनती करती हूँ कि बस हमें एक पोती दे दे। ये वही दुर्गा है जो अपने 4-4 पोतों पे इतराती थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी हरकतों को देखकर ये अपने जीवन का निचोड़ भगवती को बता रही हैं कि वो हमेशा ये प्रार्थना करती हैं कि काश उनको भी एक पोती होती। फिर वही दुर्गा भगवती को जब सलाह देती हैं तो ये कहती हैं कि वंश बढ़ाने की जो हमारी इच्छा रही है उससे हमारे बेटियों की दुर्गति अधिक हुई है। और अगर ये मान भी लो कि तुम एक पोते को लेके आती हो तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल वो जो है तुम्हारी पोतियों को
बहन की तरह समझेगा। हो सकता है इस घर में आना जाना भी इन बच्चियों का बंद हो जाए। और उन पोतियों के साथ जो अनुभव भगवती का खुद का था, उसको लेकर उन लोगों ने भी अंततः यही निर्णय लिया कि वो जो बच्चा गोद लेंगे वह कोई लड़का ना होके लड़की होगी। तो इस तरह दुर्गा और भगवती ये दोनों मिलकर जिस तरह से लड़कियों की पक्षधरता में खड़ी होती हैं, उससे पूरा परिवार जो है सहमत होता है। और आगे उपन्यास जिस तरह से कथानक आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि ये उनका निर्णय जो है सही भी साबित होता है। पोतियों वाला जो घर है वहां पे पीहू जो है ये गोद ली हुई लड़की है। इसके अलावा घर में पहले से 3 लड़कियां थी, पीहू को लेके 4 लड़कियां हो जाती हैं। और जैसे जैसे उपन्यास का कथानक बढ़ता है वो इनकी शिक्षा, पढ़ाई और विवाह के संबंध में ही बात करता है। सिया 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी करती है, वकालत की पढ़ाई करती है और अपने सब बंगाली सहपाठी तपन दत्ता के साथ वो विवाह करती है। परिवार भी उसमें बिना अधिक विरोध के सहमति दर्ज कराता है और एक तरह से ये अंतरजातीय विवाह जो है बंगाली लड़के के साथ सिया करती है। ठीक उसी तरह गार्गी है, वो भी मेडिकल की पढ़ाई करती है और वो भी अपने सहपाठी पंजाबी लड़के के साथ अंतरजातीय विवाह करती है। पीहू जो है, पीहू चूंकि विदेश में पढ़ती है, वहीं वो बड़े कॉर्पोरेट हाउस में काम भी करती है, तो ये दिखाया गया है कि वो भी वहाँ एनआरआई लड़के से विवाह करती है। अब इसमें एक चीज बड़ी चालाकी से कथानक के साथ उपन्यासकार ने बुना कि उन्होंने एक अंतरजातीय विवाह को भी लेके जो सामाजिक समस्या या जो देखने का नजरिया है, उसमें ये दिखाया गया है कि अगर बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो वो जो निर्णय लेते हैं कि जरूरी नहीं वो उसी तरह से गलत साबित हो जैसा हम सोचते हैं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को परिवार और सजातीय दूसरे संदर्भों में हम सही मानते हैं, वही बल्कि कभी कभी गलत हो जाता है। बुलबुल के साथ यही हुआ। बुलबुल का विवाह परिवार अपनी मर्जी से सजातीय लड़के से करता है, लेकिन बाद में वही बुलबुल विवाह के बाद प्रताड़ना का शिकार होती है। लेकिन उस बुलबुल को बचाने के लिए यही सिया और गार्गी जो है खड़ी होती हैं। उसे वकील जो सिया है वो धमकाती उमकाती भी हैं, कोर्ट का नोटिस भिजवाने की बात करती हैं, जिससे डरकर बुलबुल का जो पति है वो उसकी प्रताड़ना बंद करता है और वो भी एक सुखमय वैवाहिक जीवन जीने लगती है। तो यहाँ पे इन बेटियों के माध्यम से बेटियों की शिक्षा, अंतरजातीय विवाह और परिवार में उनके माध्यम से खुशहाली, इसका एक चित्रण जो है मोरवाल जी ने बड़े सुंदर तरीके से किया है। कथानक के आगे जो पूरे उपन्यास का एक तरह से प्राण तत्व है और पूरे कथानक में एक महत्वपूर्ण कथानक का हिस्सा है, वो है पीहू की कहानी, जिसे कि गोद लिया गया है। पीहू, जैसा मैंने कहा कि वो अपनी शिक्षा के लिए बाहर जाती है, विदेश जाती है और वहीं पे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में वो उसे नौकरी भी मिलती है। वह घर लौटती है और घर लौटने के साथ साथ वह उस अनाथालय में जाती है जहां से कि उसको गोद लिया जाता है और वहां पे एक बहुत बड़ी रकम जो है उस अनाथालय में दान करती है। और उसके पीछे उसका उद्देश्य यही है कि उसकी जैसी तमाम लड़कियां जो कि अनाथालय में जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं, उनको किसी तरह की कमी न हो। तो पीहू का इस तरह से लौटना संवेदना और करुणा की मानवीय प्रतीति है, जो कि विज्ञापित नारों और मूल्यों से परे है। इसे किसी भी नारों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। ये संवेदना की कोह में ही डूब के बैठ कर इन सारी चीजों को समझा जा सकता है। ये जीवन की बेचैनियों का वह इंद्रधनुष है जो सामाजिक न्याय चेतना को झकझोरता है। तो एक तरफ जहां कथानक अभी तक लड़कियों की शिक्षा, उनके विवाह, अंतरजातीय विवाह को लेकर बहुत सामान्य तरीके से एक नारे की भांति एक जैसे निर्धारित कोई प्रोजेक्ट हो उसके हिसाब से आ रहा था, कि अचानक पीहू के माध्यम से जो है उपन्यासकार क्रांति करते हैं और जिस तरह से वो लौटती है, अपने बारे में रजिस्टर में खोजबीन करती है, उस पालने को देखती है, वहां के आसपास के लड़कियों को देखती है, वो सारा चित्रण मानो एकदम जीवंत सा चित्रण है। और जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब पीहू के होने वाले माँ बाप उसे गोद लेने जा रहे हैं, तो गोद लेने की प्रक्रिया क्या हो, बच्चे को किस तरह से गोद लिया जाता है,
उसका इतना विधिवत वर्णन जो है मोरवाल जी ने किया है कि वो तमाम लोग जो सच में किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, अगर उन पन्नों को पढ़ लें तो वो उस पूरी प्रक्रिया से अवगत हो जाए। तो इस तरह सूचनाएं और विधिवत सूचनाएं इस उपन्यास में जो है वो देने का शायद एक कारण ये भी हो कि कहीं न कहीं उपन्यासकार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए उन तमाम लोगों को जो कि इनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का भी काम करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों से जुड़े। उपन्यास में इसके अलावा एक और समस्या है जिसको मुख्य रूप से उपन्यासकार ने उठाया है और वो है बुढ़ापे में एकाकी जीवन जीने के लिए अभिशप्त माँ-बाप की समस्या। आजकल माँ-बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ लिख के देश में विदेश में पढ़ने चले जाते हैं और माँ-बाप पीछे छूट जाते हैं और वो पीछे छूटते हैं उन तमाम यादों के साथ, अपने बुढ़ापे के साथ और अपने एकाकीपन के साथ। और कई बार अगर बच्चों का स्नेह उनके साथ बिल्कुल से कट जाता है, बच्चों का स्नेह खाली उनके प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी तक रह जाता है, तो कहीं न कहीं ये एकाकी जीवन जो है, वो उनको सालता है, अंदर ही अंदर काटता है। और ये जीवन उन्होंने जो उपन्यास का दूसरा परिवार है, दुर्गा वाला जो परिवार है, उसके माध्यम से उन्होंने दिखाया भी है कि अग्रसेन और दुर्गा जो हैं, जो कि अपने 4 पोतों पे इतरा रहे थे, किस तरह उनके बेटे उनको छोड़कर चले जाते हैं। वो दोनों अपना जीवन अकेले बिता रहे हैं और अकेले बिताते हुए भी जब बच्चे एक बार इकट्ठा हो रहे हैं और वो प्रॉपर्टी बाँटने की बात कर रहे हैं, तो स बच्चे ये चाहते हैं कि जिस मकान में माँ-बाप रह रहे हैं, मनीष वो जी, समय का थोड़ा ध्यान रखिए, स्लाइड फास्ट लीजिए। उस मकान का भी जो है वो बँटवारा कर दें। तो इस तरह से बुढ़ापे और एकाकी जीवन की भी समस्या जो है इस उपन्यास के केंद्र में रही है। तो ये मुख्य रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पूरे उपन्यास में 3 से 4 समस्याओं को उपन्यासकार ने केंद्रित किया। एक स्त्री की शिक्षा, दूसरा स्त्रियों की शिक्षा के माध्यम से उनके निर्णय लेने की क्षमता में उनका साथ देना, तीसरी समस्या माँ-बाप के एकाकीपन और बुढ़ापे का एकाकी का जीवन है और चौथा है उस अनाथालय से में रहने वाले बच्चे और उनको लेके सामाजिक मनोदशा का। तो ये इस पूरे उपन्यास की जो है प्रांजलता और इसकी क्रियाशीलता इसी बात में है कि हम अपने वैचारिक स्तर पे बदलाव लाएँ और लड़के और लड़कियों के बीच का जो भेद होता है, कहीं न कहीं समाज उनसे उभरे और आगे बढ़े। शायद इन्हीं उद्देश्यों के साथ मोरवाल जी ने ये उपन्यास लिखा है। निश्चित तौर पे ये पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपदेशपरक होगा। मैं मोरवाल जी का और एक बार पुनः सोनूबाबू वसंत महाविद्यालय के तमाम पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस उपन्यास पे अपनी बात करूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। मोरवाल जी के शकुंती का उपन्यास